तो आज का सेशन है फॉर्मूला ब्लूप्रिंट, जिसमें हर बीमा एडवाइजर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन करती है, कैसे वो रिपोर्ट्स बनाती है। पिछले 237 दिनों से मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? ये चीज़ जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो क्या? अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने अभी नहीं बताए हैं, इसमें ये 8 फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कंपनी जिनको यूज़ करती है। एक कोर्स में ऐसा लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे के सारे कोर्सेज सारे के सारे फॉर्मूलाज वो बताऊँगा जो कि इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए वो होता है। ठीक है, इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्या बात है यार, हमारी गलतियाँ बता रहे हो। ठीक है, गुड, इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मिस्टेक ब्रदर। तो इसको आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी अपने रिपोर्ट्स को कैसे मेंटेन करती है। सबसे पहले आता है क्लेम रेशियो। क्लेम रेशियो क्या होता है? दिस इज जस्ट अ परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी दैट इज पेड आउट ऑफ एज अ क्लेम टू पॉलिसी होल्डर। ये ज़रूरी क्यों है? मतलब क्लेम रेशियो क्या होता है कि मेरे पास जितना वो आया, प्रीमियम आया, उस प्रीमियम में से मैंने कितना क्लेम के तौर पे लोगों को पे किया। वो डेथ क्लेम हो सकता है, या फिर वो मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है, वो एसबीटी हो सकता है, मनी बैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी दैट इज पेड आउट टू इट्स क्लेम फॉर द पॉलिसी होल्डर्स। भाई ये ज़रूरी क्यों है? इट हेल्प्स इवेल्युएट हाउ वेल एन इंश्योरेंस कंपनी इज फुलफिलिंग द प्रोमिसेस मेड टू द पॉलिसी होल्डर्स। ये प्रूव करता है इस बात को, ये इंगित करता है उस फिगर को कि कोई इंश्योरेंस कंपनी कितना बेस्ट तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है अपने कस्टमर्स को दिए हुए प्रोमिसेस को। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको कमिटमेंट्स देती हुई दिखाई देंगी कंपनीज। अब वो डिपेंड करता है कि वो उस कमिटमेंट को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अक्षय कुमार मुखोटा पहन करके, इंद्र देव बन करके, कपिल शर्मा पॉलिसी बाजार में बोल तो रहे हैं कि आप 500 रुपये में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लो, 600 रुपये में 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लो, लेकिन मुझे उन लोगों की लिस्ट आप दे सकते हैं क्या कि जिनको ये 1 करोड़ रुपए का क्लेम ये लोग दे रहे हैं? तो बहुत सारे लूप होल्स भी होती हैं कंपनीज में। तो वो कई सारी कंपनीज ये फॉर्मूलाइज यूज करती है अपने रिपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए। तो वो आज की वीडियो में हम जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए अपनी रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज करती हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है क्लेम रेशियो इज इक्वल्स टू क्लेम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम कलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको आपका क्लेम रेशियो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, क्लेम रेशियो में LIC ने मान लो 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया, उसमें से 70 करोड़ रुपए LIC ने क्लेम पे कर दिया, तो LIC का क्लेम रेशियो हो गया 70% का। सिंपल, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम देखें तो 70%। बट ये सेल्स ग्रोथ में, इंश्योरेंस एडवाइजर्स की या इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स ग्रोथ में कैसे काम हो सकता है? इफ़ द क्लेम रेशियो इज़ हाई, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रेशियो अच्छा है, हाई है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप कस्टमर को अच्छे से आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर मेरी कंपनी का क्लेम रेशियो इतने परसेंटेज है, हमारे को जितने क्लेम आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 99% हम क्लेम दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने में ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी सेशन में मैं आपको IRDA की वेबसाइट का नेविगेशन करके दिखाऊंगा कि ये सारे के सारे रिपोर्ट्स IRDA की वेबसाइट से आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो भी बताऊंगा। दूसरा है परसिस्टेंसी रेशियो। परसिस्टेंसी रेशियो बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, मुझे आप बताओ कितने सारे लोगों को डर लग रहा है उसको लेकर के, क्या चीज़ है ये प्रॉब्लम, क्लॉबैक। कितने सारे लोगों को लग रहा है कि क्लॉबैक आएगा तो अपन का तो काम तमाम होना है मार्केट से, या फिर अपना तो यार बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। I am observing few PBC members, those are not regular in PBC, not in live sessions. My dear friends, मेरी कमिटमेंट यहाँ पे कोर्सेज के लाइव में है। मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको PBC में कोर्सेज कराऊँ। ठीक है, PBC इज़ पर्सनल बिजनेस कोचिंग। आपको बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब तो मैं कुछ और भी यूनिक चीज़ें लेके आ रहा हूँ ऐप में, जो कि आज तक आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं करी होंगी। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट आवर ऐप, जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल, जितने लोगों ने नो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको डरना भी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ के बहाने मारते हुए क्लॉबैक लागू कर सकती हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका
परसिस्टेंसी रेशियो। अब चलिए जानते हैं परसिस्टेंसी रेशियो होता क्या है। द परसेंटेज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हु रिन्यू देयर पॉलिसीज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड यूजुअली मे बी फॉर द फर्स्ट ईयर। कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं, मतलब वो डिफाइन करती हैं, चेक करती हैं कि कितने लोग हमारी जो पॉलिसीज बिकी हैं, जो उन्होंने पॉलिसी खरीदी है, उसको रिन्यू कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्टमर 1 साल के बाद में पॉलिसी लेके उसको सरेंडर कर रहा है या उसको पेड अप में डाल देता है। उससे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रही है परसिस्टेंसी के माध्यम से, वो नहीं आएगा, यानी कि उसके प्रीमियम इनकम में इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसलिए ये परसिस्टेंसी रेशियो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मेंटेन करना बड़े चैलेंज बन रहा है आज के डेट में। कई बार कस्टमर कुछ ऐसे नीड बता देता है जो, मतलब कुछ ऐसा हमें बताता है जो इंश्योरेंस एडवाइजर कोई भी पॉलिसी बेच देते हैं कई बार में, ठीक है। कई बार हमारी गलती होती है, इंश्योरेंस एडवाइजर की गलती होती है, कई बार कस्टमर की गलती होती है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी की भी गलती होती है। कुछ भी पॉलिसीज लॉन्च कर रही है इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में, अपने फायदे के लिए भी पॉलिसीज लॉन्च होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च करी है तो नहीं बहुत सोच समझ के करी होगी, कस्टमर के फायदे के लिए करी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो बाउंड टू मेक रेवेन्यूज, सो दे ऑल्सो आर रेवेन्यू सेंट्रिक कंपनीज। स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस की बात कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, वहां पे कंपनी का ऑनर है, कोई कंपनी का एमडी है, सीईओ है, एम्प्लॉयज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ बहुत एक्सपेंसेस हैं, तो उनको बेयर करने के लिए भी कंपनी रेवेन्यू कमाना चाहती है। कई सारी पॉलिसीज कंपनी ऐसे भी लेके आती है जहां पे उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है, कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा होता। तो परसिस्टेंसी रेशियो यही है कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि हमारी जितनी पॉलिसीज बिकें वो सरेंडर ना हो, वो लैप्स ना हो। इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट शोज द कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। ये वैसे कहने वाली बात है, लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन से इंश्योरेंस कंपनी को भी मेंटेन करना चाहिए, जो कि आज की इंश्योरेंस कंपनीज फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। पॉलिसी देने के टाइम पे बड़े वादे हैं, लेकिन क्लेम देते वक्त ठोक बुझा करके अच्छे से वेरीफाई करती हैं। पॉलिसी देते वक्त बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे देती हैं, पॉलिसी करते वक्त बिना डॉक्यूमेंटेशन के, कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, अरे कोई नहीं पॉलिसी हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसी बंदे का अगर क्लेम लेने के लिए जाओगे, इवन छोड़ो अगर आपने उसका एसबीटीओ मनी बैक भी लेने जाओगे, 50,000 सवाल होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के। ये लेके आओ, वो लेके आओ, अरे साइन मैच नहीं हो रहा, इसको लेके आओ, तुम क्यों आ गए, ये वाला फॉर्म भरो, इसको ऐसे भरो, ये यहाँ पे ये क्यों लिख दिया, नया फॉर्म भर के लाओ, एफिडेविट लाओ, 50,000 बहाने होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे जल्दबाजी मत करिए। आपके ब्रांच का टारगेट पूरा हो ना हो छोड़ दीजिए, मत करिए, नहीं हो रहा है तो। लेकिन जल्दबाजी में उटपटांग काम करके मत आइए, कल को कस्टमर का क्लेम रुक सकता है, ठीक है। मैं वो वाला ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ नहीं भाई करना ही है तो आज तो फोड़ दो तोड़ बढ़िया काम करके आ जाओ। ऐसा इतना जल्दीबाजी में काम मत करिए। आप अच्छे से काम करिए, टाइम लीजिए, क्लाइंट को टाइम दीजिए, अच्छे से चीज़ें वेरीफाई कराइए, उसके बाद काम कराइए, तो वो क्लेम अटकेगा नहीं आपका। आप भी इंश्योरेंस कंपनी के गले में हाथ डाल करके पैसा निकाल सकते हो फिर, और उसका रिकॉर्ड आप रखिए। मैंने बकायदा रिकॉर्ड कीपिंग का पूरा कोर्स आपको बता दिया है। अब उसके बावजूद भी अगर कई लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिन्यूअल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसी, कितनी सोल्ड हैं, जो पॉलिसी बेची, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, मान लो LIC ने 1000 पॉलिसीज बेची, ठीक है, 900 ऑफ दोज पॉलिसीज आर रिन्यूड आफ्टर 1 ईयर, लेकिन 10% पॉलिसीज लैप्स हो गई, लोगों ने प्रीमियम जमा नहीं किया, वो लैप्स हो गई। तो 90% का परसिस्टेंसी रेशियो LIC ने मेंटेन किया। आउट ऑफ 1000 पॉलिसीज 900 पॉलिसीज वो रिन्यू कर पाने में सक्षम रही। लेकिन जो 10% है, इसका डेंट लगता है इंश्योरेंस कंपनी को। और IRDA के नियम के हिसाब से एक परसिस्टेंसी रेशियो इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका एक अलग थ्रेशोल्ड लिमिट अलग से है, जो हम बाद में आपको बताएंगे जब हम IRDA की वेबसाइट को नेविगेशन सिखाएंगे आपको। कई इंश्योरेंस एडवाइजर्स को तो IRDA की वेबसाइट चलाना नहीं आ रहा है, वहाँ से रिपोर्ट्स पुल आउट करनी नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो हम सारा प्रैक्टिकली लाइव स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। हाउ दिस इज यूज्ड एज अ सेल्स ग्रोथ, आप इसको अपने सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हो। अ हाई परसिस्टेंसी रेशियो कैन बी यूज्ड टू अज्यूम
potential customers that LIC policies are reliable and worth sticking with over time. This builds strong long-term relationship and help generating consistent business. आप लोगों को ये बता सकते हो कि सर देखो LIC पॉलिसी जो भी बंदा करता है ना, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो पॉलिसी लैप्स नहीं करता, क्योंकि LIC पॉलिसी के साथ में क्या मिलता है? सोवेरियन गारंटी। आदमी को पता है, और हम खुद ढूंढ रहे हैं सर। मेरे पास ब्रांच ने SBDO की 3 फाइलें दी हैं जिसमें कम से कम 5000 लोगों के नंबर मेरे पास हैं जिनको मेरी टीम ढूंढ रही है मार्केट में। भाई ये मिल जाए बंदा, हम उसको पैसा देना चाहते हैं। ये केवल एक ही कंपनी कर रही है, LIC ऑफ इंडिया। प्राइवेट इंश्योरेंस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपको कोई ऐसी लिस्ट दी जा रही है जहाँ पे बोला जा रहा है भाई इस कस्टमर को ढूंढो यार, इसका मनी बैक देना है, इसका पॉलिसी पूरा होने वाला है, इसको ढूंढो, इसका डॉक्यूमेंटेशन ले आओ। ठीक है, तो ये LIC करती है। बात तारीफ की नहीं है, बात है काम की। तो ये हम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी की परसिस्टेंसी रेशियो को प्रूव भी तो करें। ठीक है, और सोवरियन गारंटी केवल LIC के पास ही तो है। तो आप मार्केट में जब जा रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। यू शुड फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एनी इंश्योरेंस कंपनी। मैं खाली LIC की बात नहीं कर रहा। If so, whatsoever company you belong to, you should have deep knowledge of your company products and ethics, so that you can deliver this to your customer and can get the trust from the client. तभी तो आपका पॉलिसी सेल होगा। दिस इज द ट्रस्ट बिजनेस। जब आपके सामने क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा, आपकी कंपनी में ट्रस्ट करेगा, तो वो फिर आपको पैसा देता है। ठीक है, अदरवाइज वो आपको लटकाएगा, आपको पोस्टपोन करेगा। he'll procrastinate every time. थर्ड है यहाँ पे, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे समझें परसिस्टेंसी रेशियो को, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो में भी द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम स्पेंड ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज मार्केटिंग, कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आपने देखा होगा जैसे कभी आप वो करते हैं, पॉलिसी आप करते हैं तो एक स्टैम्प ड्यूटी करके चार्ज होता है LIC में, है ना, हर कंपनी में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है। अगर पॉलिसी कूलिंग ऑफ में वापस जा रही है, कस्टमर वापस ले रहा है, तो हम बोलते हैं ना सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी कटेगी आपकी। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो, जहाँ पे एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन देना हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हो, मार्केटिंग का है खर्चा, बहुत सारे ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा होता है, टेक्नोलॉजी का खर्चा होता है, रेंट्स होते हैं। तो जितने खर्चे होते हैं ये दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। व्हाई इट इज यूज्ड? दिस हेल्प असेस द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज मैनेजिंग कॉस्ट। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज डूब जाती हैं, जब उनके डूबने का एक सबसे बड़ा रेशियो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीजन एक ये भी होता है कि उनके पास एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। मतलब उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, कमीशन देने के पैसे नहीं है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का पैसा नहीं है, रेंट आउट देने के लिए, रेंट करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। हालांकि प्रोडक्ट में दम होता है, लेकिन उनके पास एसेट्स नेट, मतलब उनके पास लिक्विड कैश की कमी की वजह से, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने की वजह से और इनकम फ्लो कम होने की वजह से कई सारी कंपनीज डूब जाती हैं। स्टार्टअप में देखो आप, इंडिया में स्टार्टअप कितने ज़्यादा बंद होते हैं। स्टार्टअप की प्रॉब्लम यही तो होती है, उनके पास एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और उनका इनकम कैश फ्लो बहुत कम होता है। तो इस वजह से इनकम, ये जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही क्रिटिकल है किसी कंपनी को सस्टेनेबल बिजनेस लेके आने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रीमियम कलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लो LIC ने 200 करोड़ रुपए प्रीमियम कलेक्ट किया और LIC ने 40 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्चा किया, तो 20% का एक्सपेंस रेशियो आ गया। समझ जाओ, सिंपल फॉर्मूला आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा बहुत जल्दी आपको जितने भी आज तक हमने सेशन लिए हुए हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जितने भी सेशन हमने लिए हुए हैं, अगर इन सब के आपको नोट्स चाहिए तो आप लेना चाहोगे? कई बार आप नोट्स बनाते हो बट कई बार आप वो चीज़ें कई बार नोट डाउन नहीं कर पाते हो, तो आप चाहते होंगे शायद कि यार हर सेशन का मुझे नोट्स मिल जाए, या ये PDF जो सर बना रहे हैं, ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड में बना रहा हूँ, आप चाहते होंगे कि ये प्रेजेंटेशन स्लाइड मेरे को मिल जाए तो मैं कभी टाइम मिले तो मैं इकट्ठा इसको पढ़ लूँ। चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं जरा बताना, रेज योर हैंड्स। देखिए अगर आपकी डिमांड है तो हम उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो बाय डिफॉल्ट इट विल नॉट बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हम पेड रखेंगे क्योंकि मैं फ्री में बहुत कुछ दे रहा हूँ, और जब कोई चीज़ ओवरडोज हो जाती है तो वैल्यू कम करता है फिर सामने वाला। हम इसका कुछ प्राइस रखेंगे, बट ऐसा प्राइस रखेंगे जो कि आप आराम से अफोर्ड कर पाओगे। तो हम जितने भी सेशंस आज तक, जितने कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, हर किसी का हम नोट्स आपको अपने ऐप पे दे देंगे। तो उसके लिए जो भी वहाँ पे होगा हम आपको बताएंगे बाद में, बट डेफिनेटली
अगर आप चाहते हैं तो इसके नोट्स हम दे सकते हैं, हमारे पास सारे के सारे नोट्स हैं, तो हम उनको सारा PDF जनरेट करके डाउनलोडेबल फॉर्मेट में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको हम दे सकते हैं। तो जैसे हमारा ऐप लॉन्च होता है सारे के सारे नोट्स हम आपको दे देंगे। तो कभी भी जब आप लाइव सेशन देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट ऑफ मिसिंग आउट। आप ऐसा मत सोचो अरे यार ये लिखना भूल गया, फॉर्मूला क्या था सर, आगे बढ़ गए। टेंशन मत लो, सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे, ताकि आप कभी ऑफलाइन पढ़ना चाहो अपने सिस्टम में डाउनलोड करके, हमारे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हम हर चीज़ फ्री में देना बांटना शुरू कर देंगे, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी मार्केट से, क्योंकि हम 365 दिन का लाइव सेशन फ्री कर रहे हैं, ऐसा भी देश में कोई नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम सिंसियरिटी भी फॉलो करें, थोड़ा सा हम ऐसा भी रखें कि हमारी चीज़ की वैल्यू भी करें एडवाइज़र, है ना। तो वो चीज़ हम करेंगे, अभी नहीं, जब हमें लगेगा इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च होने के बाद में हम ये सारे के सारे नोट्स बना के अपनी टीम को बोल देंगे। हमारे टेक्निकल टीम पूरी हमने टेक्निकल टीम हायर कर ली है, जो हमारा ये सारा काम ऐप को मैनेज करने का काम करेगी। उसको हम बोल देंगे कि आप पूरा ये डाल दो यहाँ पे, ताकि जो भी स्टूडेंट हमारा किसी भी सेशन का, उसका थंबनेल आपको दिखाई देगा या सेशन का नंबर होगा, हेडिंग होगी, जिसको भी जिस भी सेशन का वो नोट्स चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बट सामने से रिजल्ट आना चाहिए। 8 जून 2025, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी लोग हैं हर किसी को नोएडा आना है, बकायदा पैसे दे करके आना है, वो फ्री इवेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप 8 जून तक ऐसा कुछ काम बढ़िया करके आओ, ताकि मुझे भी तो रहे ना कि सामने यार मैं भी बोल पाऊँ कि मैं देश में मैंने एक ऐसा इवेंट स्टार्ट किया है, या ऐसा मैंने एक काम किया कि 365 दिन तक मैंने किसी को लाइव सिखाया। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि देखो ये एडवाइज़र हैं सामने बैठे, 4000 5000 लोग हैं जो देश के हर कोने से आए हैं, अपनी शेयरिंग करने आए हैं। हर किसी के हाथ में माइक दे के हम कोशिश करेंगे, अगर 1 दिन का होगा तो 1 दिन का इवेंट करेंगे, नहीं तो 2 दिन का करेंगे अगर पॉसिबल होगा। बट मैं ऐसा इवेंट नहीं करना चाहूँगा कि किसी को तालियां बजाने के लिए बुला रहा हूँ भाई, मैं ऐसा इवेंट नहीं करना चाहूँगा। और हमें अपनी तारीफ़ें नहीं करवानी है, आप सब हमारी तारीफ़ करते हो, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दुनिया तारीफ़ करेगी। बट हम चाहते हैं कि ऐसा शेयरिंग करें हम उस टाइम पे, एक ऐसा गैदरिंग हो जहाँ पे हर एडवाइज़र अपने आप को एक ब्रांड समझे, और 365 दिन के अंतर्गत में सच में आपको हर वो तरीके बता देंगे जिससे आप एक एजेंट से CEO बनने की फीलिंग आपके अंदर होगी, आप इस तरीके से मार्केट में काम कर रहे होंगे। और वो सब आप तब करेंगे जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो अगर आप मिस कर जा रहे हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी यहाँ पे समझ लो, बाद में सारे नोट्स आपको इकट्ठा हम दे देंगे। सॉल्वेंट, अच्छा एक चीज़ और बताना था मुझे इस पे आपको, ये परसिस्टेंसी रेशियो को लेकर के। आज की डेट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज क्लॉबैक का डर दिखा रही है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को, उनका सबसे बड़ा रोना यही है कि उनसे अपनी परसिस्टेंसी रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा जी। तो ये परसिस्टेंसी रेशियो मेंटेन करने का ठेका क्या इंश्योरेंस एजेंटों ने लिया हुआ है क्या? एक बात बताओ आप मेरे को, मैं इतनी मेहनत से 100 लोगों से मिलता हूँ, आप इतनी मेहनत से 100 लोगों से मिल रहे हो, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे कोई कस्टमर मतलब पॉलिसी सरेंडर करे? हेलो, कोई है ऐसा एजेंट जो चाहता है भाई मैं पॉलिसी बेचूं अगले साल सरेंडर कर दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता? एक एजेंट ऐसा है क्या? मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, कोई है तो? कोई नहीं होगा। कोई भी एजेंट नहीं चाहता यार कि मैं पॉलिसी बेचूं और पॉलिसी सरेंडर हो। ये बात इंश्योरेंस कंपनीज के समझ भेजे में क्यों समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर इंश्योरेंस कंपनी अगर कहीं पर कॉस्ट कटिंग की बात आती है, क्यों पता नहीं इंश्योरेंस एजेंटों के पीछे पड़ जाती हैं। अरे कॉस्ट कटिंग करनी तो अपने एम्प्लॉइज़ की करो सर, कॉस्ट कटिंग करनी अपने फालतू के मार्केटिंग के एक्सपेंसेस में करो। आपको कॉस्ट कटिंग करने का इतना कीड़ा लगा हुआ है तो अपने आप मार्केटिंग जो फालतू के पैसे वेस्ट कर रहे हो फालतू की चीज़ों में, उस वहाँ से पैसा बचाओ ना। इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन कम करना है, इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन काटना है, क्या ड्रामा चल रहा है? तभी हमें मजबूरी में अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को, इंश्योरेंस एजेंट को एडवाइजर बना रहा हूं मैं आप खुद एक बार सोच के देखो, मेरी ये कहीं ना कहीं मजबूरी है ये 365 सेशन लाइव करने की, क्योंकि एजेंट आज के डेट में श्रिंक हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब एक डायलेमा में है इंश्योरेंस एडवाइजर तो छोड़ो, मैं एजेंट की बात कर रहा हूँ। एवरी इंश्योरेंस एजेंट इज काइंड ऑफ वरीड अबाउट देयर फ्यूचर इनकम। दे आर नॉट श्योर कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी उनके बारे में सोचेगी कुछ। That's the reason that you should have multiple income streams, my dear friends, and this is the time that you need to take a decision that you really wanted to, you should work as an advisor.
You should have access to all the insurance and financial products so that you can deliver maximum kind of services to the clients, so that वो बोले बंदा आपसे, यार हाँ भाई ये मेरा एडवाइज़र है, ये एजेंट नहीं है, ये मुझे हर फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज़ का सोल्यूशन दे सकता है। आप एक कंपनी के भरोसे रहोगे, किसी भी, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, एक कंपनी के चक्कर में पड़ोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे, आ रहे हो और आते रहोगे। इसके लिए अभी भी टाइम है। यू नीड टू एक्सपेंड, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस पोर्टफोलियो। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर दो, डोंट मेक दिस काइंड ऑफ बुलशिट डिसीजंस। यू जस्ट नीड टू एक्सपेंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानर के तरीके से आप काम करिए। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने टूल्स हैं, प्लीज़ have the knowledge, get the experience, get the expertise, explain these offerings to your clients। बताओ उनको कि सर मैं इंश्योरेंस से आगे बढ़ के भी आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, तब तो वो आपको कंसल्टेशन फीस देगा मेरे भाई। नहीं तो आप यही बोलेगा, बोल भाई कितना कमीशन देगा। मार्केट तो गंदी करी है हम ही में से कई लोगों ने तो फिर ये प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन है इसका, बट सोल्यूशन आपको वो कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रही है, ये बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में। कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को यही नहीं पता कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको यही नहीं पता। तो वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस कंपनी जब इतने फॉर्मूले यूज़ कर रही हैं अपने रिपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे भाई और मेरे बहनों, आपकी भी तो रिपोर्ट्स बननी चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो मंथली रिपोर्ट बना रहे हो खुद की, कोई नहीं बना रहा, बिकॉज आपको ये समझा दिया गया है यू आर ओन बॉस, यू डोंट हैव एनी बॉस टू रिपोर्ट। दिस इज द बिगेस्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज विद दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। डू यू अग्री विद मी, येस और नो? This is the biggest problem of this insurance agency business, that you do not have a boss। ठीक है, इसी प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, खैर इस चीज़ में अगर हम डिबेट करेंगे तो बड़ी खतरनाक वाली डिबेट हो सकती है। कोई पक्ष में बात करेगा, कोई विपक्ष में बात करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को हम फेल कर देंगे ऐसी डिबेट में। ये इतना खतरनाक टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे। बट अभी सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए सॉल्वेंसी रेशियो को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इट अ मेजर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शोइंग वेदर इट हैज़ इनफ कैपिटल टू मीट द फ्यूचर पॉलिसी होल्डर क्लेम्स। अब चलो मैं, क्योंकि LIC जितनी बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं, तो मैं बार बार LIC का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज LIC में वो पोटेंशियल है। LIC मोर देन 55 लाख करोड़ रुपीस का एसेट्स हम मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स टू मैनेज एनी काइंड ऑफ डैम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बट वो दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है LIC के पास में कि हम देश को 6-7 महीने तक, शायद 1 साल तक खाना खिला सकती है कंपनी, हर किसी व्यक्ति को। इससे ज़्यादा पैसा है। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनी के पास। अगर जैसे कोविड के टाइम पे देखो, आप समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये खाली गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। आज के सेशन में अपने क्लाइंट्स को आप बता सकते हो कि सर देखो मेरी कंपनी ना अच्छा सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करती है, मेरी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो कम है, मेरी कंपनी का परसिस्टेंसी रेशियो बढ़िया है, ताकि क्लाइंटों को थोड़ा हैवी वर्ड यूज़ करो यार। क्लाइंटों को लगना चाहिए कि यार ये एजेंट ना बड़ा नॉलेजेबल है। तो आज के डेट में नॉलेज इज़ द पावर। आप जब थोड़ा हैवी वर्ड्स यूज़ करते हो, अब ये उबरीमा फायदीज वाले टाइप के बकवास वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है? किसी अमेरिकन, जर्मन, लैटिन शब्द बोल करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो कस्टमर झापड़ मारता है आज की डेट में। वो आपसे ज़्यादा चालाक है। आप कोई चीज़ उसको बकवास करोगे, वो बोल देगा बेटा ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो इसमें आता ही नहीं है, या फिर आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। आप मुद्दे की बात करिए, टॉपिक्स जो इंडिया में डिस्कस होते हैं, इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करिए, तो क्लाइंट आपसे कनेक्ट करेगा। आप इनके बारे में बात कर सकते हो, क्लाइंट को सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। सर मेरी कंपनी एक अच्छा सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन कर रही है, मेरी कंपनी के पास बल्क में पैसा पड़ा हुआ है, आपका क्लेम कभी भी आ जाए सर, पॉलिसी लेने के दूसरे दिन भी क्लेम आएगा, मेरी कंपनी की हिम्मत है, मेरी कंपनी के पास कैपेसिटी है कि आपका 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का क्लेम हमारी कंपनी पास आउट कर सकती है सक्सेसफुली। हम दूसरे दिन भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसका फॉर्म कैसे भर रहे हो, मेडिकल कैसे करा रहे हो, कभी कोई की मैन इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसका कितना बढ़िया तरीके से आप पॉलिसी कर रहे हो। सबसे पहले तो डिफाइन होगा कि इसको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एजेंट डिसाइड करता है भाई। आप कहाँ कंफ्यूजन में हो कि इंश्योरेंस कंपनी से पहले तो आप रिजेक्ट करते हो या आप एक्सेप्ट करते हो क्लेम, क्योंकि पहला फॉर्म आप भर रहे हो एंड यू आर like there is a principle of insurance principle which called utmost good faith,
मैंने पढ़ाया था आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो पट्टी बांधी है आंखों पे, और इंश्योरेंस एडवाइजर ने जो लिखा उसके लिए सत्य है, वो पत्थर की लकीर है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन सही भरे। सबसे पहला मैटर तो ये है कि आपका क्लेम अगर अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा तो आपके द्वारा दी हुई जानकारी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बोलता मैंने? सॉल्वेंसी रेशियो वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी के पास फ्यूचर में जो क्लेम आ सकते हैं, क्या उनको देने के लिए पैसा है सफिशिएंट। उसका फॉर्मूला है अवेलेबल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल LIC हैज 2000 करोड़ रुपीस इन अवेलेबल कैपिटल। हालांकि ये तो इससे तो पता नहीं कितने हजार करोड़ ज्यादा पैसा LIC के पास में, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। मान लो LIC के पास 2000 करोड़ रुपए कैपिटल पड़ा हुआ है, अवेलेबल कैश कैपिटल। LIC रिक्वायर 1500 करोड़ इन कैपिटल टू मीट द क्लेम्स। मान लो 1500 करोड़ के क्लेम आए, तो LIC के पास तो 2000 करोड़ पहले से रखा हुआ था, तो 1500 करोड़ दे भी दिया। तो हमारा जो प्लस पॉइंट है, सॉल्वेंसी रेशियो 1.33% का हमारा है। ये जितना मतलब इफेक्टिव हो, हमारे पास जितना पैसा बल्क में होगा उतना अच्छा हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होगा। ये मार्केटिंग टूल के तौर पे अपने क्लाइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो एक नॉर्मल एजेंट है, वो क्या बोलेगा सर जीवन लाभ ले लो, मेरा ब्रांच में टारगेट पूरा करा दो, मेरे से कमीशन ले लो। कस्टमर भी लालच में कमीशन लेकर के पॉलिसी करा देगा, लेकिन वो कस्टमर भी डूबने वाला है कल को, उसको भी नहीं पता उसने क्या ले लिया है कमीशन के लालच में, और एजेंट को खुद नहीं पता उसने क्या बेच दिया है, क्योंकि उसने ह्यूमन लाइफ वैल्यू डिस्कस नहीं किया, फ्यूचर इनकम के बारे में बात नहीं करी, उसका नीड एनालिसिस नहीं किया, फैक्ट फाइंडिंग नहीं किया, एक अच्छी रेपो बिल्ड नहीं करी। समझ रहे हो? पॉलिसी उसका भी हो गया, माला उसके गले में डल जाएगी, उसको ट्रॉफी मिल जाएगी, हो सकता है उसको 100-200 रुपये थाली कटोरा मिल जाए, लेकिन वो एडवाइजर नहीं बन पाया, ना उसने वो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट कर पाया। तो कस्टमर को कल को जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी, वो आएगा और सीधे अपना पॉलिसी सरेंडर करेगा। और उसको जब ये पता चलेगा उसने, अच्छा ऐसे एजेंट सरेंडर अमाउंट भी नहीं बताते। मैं इनकी और एक खासियत बताऊं, ये बड़े स्मार्ट होते हैं इस टाइप के एजेंट, जो दलाल एजेंट होते हैं ना, कमीशन देके धंधा करते हैं, ये एक सरेंडर अमाउंट कभी नहीं बताते कस्टमर को। तो कस्टमर फिर वहां पे गालियां देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तुम चोर हो, तुम फ्रॉड हो, तुमने ऐसा कर दिया, मेरा पैसा खा गए, ये तो कंपनी चोर है, तो डुबा देते मेरा पैसा, मैं जिंदगी में। अच्छा वो उसका एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाता है, फिर वो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसा ही समझता है। इस चक्कर में मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। इसी मैनिपुलेशन की रीज़न की वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र, हम जैसे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को आज अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग मुंह फाड़ करके कमीशन मांग रहे हैं, तो ये ऐसे चोर एजेंटों के वजह से ही काम हो रहा है, क्योंकि वो लालच में कमीशन बांट के आ रहे हैं। उनको आता जाता तो है नहीं कुछ, कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट, सॉरी उनके पास एडवाइजरी नॉलेज तो है नहीं, ठीक है। कस्टमर को भी करप्ट करना है, अपना धंधा करना है सिंपल, और उनको लगता है मैं बाद में कमा लूंगा, बाद में कस्टमर मर गया, क्या गारंटी है पैसा देगा आपको, बताओ। और ये इलीगल प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप करप्शन करके आ रहे हो मार्केट में। तो ऐसे जो एडवाइजर हैं उनको ये नॉलेज कभी हो भी नहीं पाएगी, उनके लिए ये सेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे ऐसे एजेंट मेरे सेशन देखते भी नहीं होंगे, ठीक है। अब सॉल्वेंसी रेशियो के बाद आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर जरूर बात करें अपने क्लाइंट के साथ में। द परसेंटेज ऑफ क्लेम दैट आर सक्सेसफुली सेटल आउट फॉर द टोटल क्लेम फाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, एक होता है क्लेम रेशियो, एक सेटलमेंट रेशियो, कि भाई मैंने सेटल कितने करे क्लेम, मतलब मैंने पैसा कितने लोगों को दिलाया। व्हाई इट इज यूज, इट रिफ्लेक्ट द कंपनीज एफिशिएंसी एंड द रिलायबिलिटी इन हैंडलिंग क्लेम्स। अ हाई रेशियो इज साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस। So claim settlement ratio is equal to claim settled divided by claim received multiplied by 100. Let's understand with the help of an example here. Claim settlement, for example, LIC receive 500 claims in a year. This is just for an example, okay? LIC settle 480 claims. मतलब 20% क्लेम LIC ने सेटल नहीं करे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें तो 96% का आया। अब मान लो वहीं पे किसी कंपनी के पास 500 क्लेम्स आए, उसने 490 क्लेम सेटल कर दिए, तो वहां पे LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 96, बट इस इंश्योरेंस कंपनी का 98 हो जाएगा। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से ये कंपनी जो 98% अचीव कर पाई, जिसने 490 क्लेम सेटल करे, ये ज़्यादा रिलायबल होगी एज कम्पेयर टू वो कंपनी जो थोड़ा कम है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा दिखाती है। अब आता है ट्विस्ट, मैनिपुलेशन कहाँ पे करती है इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पता नहीं मैंने नहीं डाला शायद, बता देता हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ। एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, एक होता है क्लेम रेपुटेशन रेशियो। कितने सारे लोगों को पता है व्हाट इज क्लेम रेपुटेशन रेशियो? एनीवन, डू यू नो?
व्हाट इज क्लेम रेपुटेशन रेशियो? हाँ जी बिल्कुल, जब भी आप किसी कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हो, प्लीज 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 ऑलवेज एक्सप्लेन द कैश वैल्यू एंड द सरेंडर वैल्यू एवरी सिंगल टाइम। उसको बता दो भैया कल को आप सरेंडर करोगे, दिस इज गोना बी काइंड ऑफ डिप इन योर इंश्योरेंस बेनिफिट, तो आपको वहां पे सरेंडर चार्जेस कटेंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू ब्रेक आउट द डील, ब्रेक आउट द कमिटमेंट ऑफ 15 और मे बी 20 ईयर्स। ठीक है, रिफ्यूज किया वो, नो कोई नहीं, ठीक है, मैं एक मिनट। ठीक है सर, तो मैं क्या बता रहा था, क्लेम रेपुटेशन रेशियो एक होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। रेपुटेशन रेशियो मतलब क्लाइंट, मतलब एक होता है कि हमने कितने परसेंटेज, कितने क्लेम्स हमने सेटल करे, इसको ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। क्लेम रेपुटेशन रेशियो मतलब ऐसे समझ सकते हो कि मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली थी, आपने क्लेम सेटल कर दिया बट आपने पार्शियल क्लेम सेटलमेंट किया, ये ठीक है सर। तो क्लेम रेपुटेशन रेशियो में क्या होता है, मान लो मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी बाजार से ले लिया, तो कहने के लिए तो मैंने 1 करोड़ का क्लेम फाइल कर दिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, मुझे खाली 20 लाख का ही क्लेम सेटलमेंट करके दिया, तो वो रिपोर्ट में ये तो दिखाएंगे कि हमने क्लेम सेटल कर दिया है, लेकिन भाई सेटल कितना अमाउंट किया, 80 लाख रुपए मेरे को क्लेम नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनी ये कई बार छुपाती है अपने मतलब सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा कर देगी कि हमने भाई 500 क्लेम आए, 480 क्लेम सेटल किए, भाई ये बताओ 480 क्लेम का पूरा पैसा दिया, दैट इज द रेपुटेशन रेशियो। ये सारी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, IRDA की वेबसाइट में। आज की डेट में IRDA भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना कर सकता था, बट यस फिर भी मार्केट रेगुलेटेड है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को ये अमाउंट बताना पड़ता है कि मेरे को क्लेम कितने का आया और मैंने सेटल कितना किया। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो से ज्यादा जरूरी है कि आप क्लेम रेपुटेशन रेशियो देखें कंपनी का, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि यार कंपनी क्लेम तो सेटल कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा क्लेम आधा ही सेटल करेगी कहीं। अच्छा ये प्रॉब्लम होती है बड़े जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं ना, प्राइवेट में आपने देखा होगा, कई खासकर पॉलिसी बाजार में ऐसे ऐड चलाए जाते हैं, 500 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, इतने में 2 करोड़ का इंश्योरेंस। भाई देना बहुत ईजी है, क्लेम के टाइम पे चप्पलें रगड़ा देते हैं ये लोग, और वहां पे तो डिजिटल पॉलिसी मिल रही है। कोई आपको बोलता है ना मैं ऑनलाइन लूंगा, उसको बोलने से 10 जोड़ी चप्पल भी खरीद के रखना घर वालों के लिए, क्योंकि वो जो रगड़ रगड़वाएंगे चप्पलों को क्लेम सेटलमेंट करते वक्त, इतना बड़ा जब क्लेम करेंगे आपकी वाइफ या आपके बच्चे, भगवान न करे क्लेम लेने की जरूरत पड़े, बट अगर पड़ती है तो वहां पर फिर वो जो इंक्वायरी बैठालते हैं, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्लेम नहीं दिला पाते लोगों को, और लोग क्लेम ले नहीं पाते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इतने टफ शब्द लिखती हैं, ऐसे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना कि आपके भेजे से बात उतरेगी नहीं, समझ ही नहीं आएगा। इस बात पे तो IRDA ने खुद बोला था, अगर आप कोई क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो, सिंपल देसी भाषा में उसको समझाओ क्यों रिजेक्ट कर रहे हो भैया आप। तो अभी क्या है कि अभी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं, सच बताऊं मैं। कई सारी चीज़ें हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो जानी चाहिए थी, अब तक इंश्योरेंस कंपनीज ने अब तक वो चीज़ें लागू नहीं करी हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं किया ना, कई सारी चीज़ें लागू नहीं करी हैं आज भी। तो वही है, कई बार में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कस्टमर कंप्लेन करता है जब हम मार्केट में जाते हैं, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, कॉर्पोरेट्स में करते हैं हम लोग, कई लोग ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं, भाई साहब मैंने पॉलिसी तो इतने का लिया था, क्लेम मेरे को इतने का दिलाया, तो फिर फ़ायदा किया, मैंने पॉलिसी इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे किया। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक होती है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ, अभी आपके फॉर्मूले अलग बताऊंगा अलग से। ये तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, फिर आप भी बनाओगे अपनी रिपोर्ट। ठीक है, अब है न्यू बिजनेस प्रीमियम, ये कोई सिंपल सा चीज़ है, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम that is generated as a income for the company from the policies sold by an insurers। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने जितना प्रीमियम किया
नया पॉलिसी बेच के, जिसको एनबी प्रीमियम भी बोलते हैं, न्यू बिजनेस प्रीमियम। व्हाई इट इज़ यूज्ड? इट इज़ इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ। अच्छा, इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या है? एलआईसी ने एक परसों बहुत बड़ा मतलब इवेंट किया, एक दिन में 6 लाख पॉलिसी बेची, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पॉलिसी बेची, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया था, शायद पता नहीं 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रीमियम एक दिन में किया था। सो दैट इज़ न्यू बिजनेस प्रीमियम व्हाट एलआईसी हैज़ अचीव्ड। तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास में इन्फ्लो आया, और इतना तगड़ा इन्फ्लो आया एक दिन में कि 6 लाख पॉलिसीज बिकी। अब वो कैसे बेची, क्या बेची, दैट आई डोंट नो, ठीक है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हमने भी बोला, आप सभी लोगों ने हमें भी कमिटमेंट दी, हमने भी पॉलिसी डाली, आपने भी पॉलिसी डाली, डालनी भी चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। मैं तो चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी इसे ऐसे मैड मिलियन एक्टिविटीज़ हर महीने कराएं। कम से कम इस चक्कर में एजेंटों का थोड़ा काम हो जाएगा यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और है ना। खैर जो भी था, इसका फॉर्मूला सिंपल, टोटल प्रीमियम ऑफ न्यू बिजनेस या न्यू पॉलिसी सोल्ड। ये एनबी की प्रीमियम की रिपोर्ट भी। अच्छा, इसमें ना एक झोल है, एक प्रॉब्लम और है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या चालाकी कर रही हैं, मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया मंथली, ठीक है, 12 60,000 रुपये होता है, तो 5,000 रुपये मैंने दिया, इंश्योरेंस कंपनी न्यू बिजनेस प्रीमियम में 60,000 रुपये दिखा रही है। मैं एलआईसी की बात नहीं कर रहा, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो अपना एनबी का बिजनेस दिखाती है ताकि उनको रेटिंग ज़्यादा दिखे, मतलब मार्केट में अपना एक दबदबा दिखाए कि अब देखो भाई हमने इतना प्रीमियम कर दिया। अभी देखो एसबीआई थोड़ा आगे बढ़ गया था, है ना, एलआईसी से। फिर एलआईसी को कुछ हुआ, सिद्धार्थ मोहंती सर ने कुछ प्लान आउट किया, उन्होंने कहा चलो यार हम भी कुछ बड़ा करते हैं, तो उन्होंने 6 लाख पॉलिसी, एलआईसी एजेंटों ने अपना काम किया, 10 लाख करनी थी 6 लाख कर दिया। तो कुल मिलाकर के इंश्योरेंस कंपनीज अपना एनबी अमाउंट ज़्यादा दिखाने के लिए कई बार मैनिपुलेशन क्या करती हैं, वो प्रीमियम आया मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, लेकिन दिखा दिया ईयरली। अब पता चल रहा कस्टमर ने वो पैसा दिया ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं ना जो एक प्रीमियम देकर के वापस चले जाते हैं, नहीं भरते हैं आगे। तो लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा प्रीमियम दिखा दिया, दिखाने के लिए रिपोर्ट में पूरा दिखा दिया। तो ऐसा भी करती है इंश्योरेंस कंपनीज। तो कभी भी आप, जैसे आपको खाली रिपोर्ट कंपनी दिखा रही है, उसके रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, आप आईआरडीए की रिपोर्ट में ज़्यादा ट्रस्ट करना। आईआरडीए के पास ये सारा जो रिपोर्ट जाता है वो वेरीफाइड ही जाता है, ठीक है। न्यू बिजनेस प्रीमियम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद में एम्बेडेड वैल्यू होती है। एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। इट रिप्रेजेंट द, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कंपनीज करंट बुक ऑफ बिजनेस। व्हाई इट इज यूज्ड? Embedded value is important measure for investors and management to understand the future profit potential. मतलब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो इंश्योरेंस कंपनी को कई बार ये डिफाइन करना होता है कि यार मेरे पास आने वाला पैसा कितना है जो और मेरे पास आने वाला है। व्हाट इज द एम्बेडेड वैल्यू दैट आई कैन जनरेट फ्रॉम इंश्योरेंस कस्टमर्स। तो दिस इज समथिंग विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल प्रीमियम मेरे पास कितना आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे एलआईसी एस्टिमेट दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इज 10,000 करोड़ रुपीज, एम्बेडेड वैल्यू इज 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ रुपीज कंपनी अपनी एक्सपेक्टेड इनकम मतलब कर रही है कि इतना पैसा मेरे पास और आने वाला है। ये एलआईसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए रहता है। और कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज को जब श्योरिटी होती है कि यार हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 7 साल हो गया, कस्टमर बढ़िया पॉलिसी रन कर रहा है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाती है उसको लेकर के कि चलो यार ठीक है, ये कस्टमर हमारे रेगुलर हैं, इनसे तो ये पॉलिसी ब्रेक इवन नहीं करेंगे, ये सरेंडर नहीं करेंगे, बहुत हद तक चांसेज है नहीं भी करते हैं, है ना। तभी इंश्योरेंस कंपनी, आपने देखा होगा 7-8 साल के बाद अगर आप सरेंडर करने जा रहे हो तो पेनल्टी के तौर पे सरेंडर अमाउंट बहुत कम लगाती थी। अब तो खैर आईआरडीए ने बोल दिया भाई 70-80% 1 साल के बाद ही दे दो, उसको पता नहीं और क्या चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो हर किसी बिजनेस का है, ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे आप धंधा कर रहे हो, इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, ये तो आप अपनी कंपनी के लिए भी लगा सकते हो। जब मैं एजेंट टू सीईओ कोर्स लेके आऊँगा लाइव सेशन में, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि आपका आरओआई क्या है। आप, अच्छा, शार्क टैंक कितने लोग देखते हैं? शार्क टैंक देखते हैं? डू यू सी शार्क टैंक? Shark Tank is a platform where the startups comes to get some sort of funding to represent their brand, to showcase their ideas. ठीक है, सोनी टीवी पर ये चलता है शार्क टैंक। ये फॉर्मूला है विदेश का, यूएस का फॉर्मूला है, जहाँ पे मान लो अगर मेरा कोई बिजनेस आइडिया है तो मैं
उसको शार्क टैंक पे लेके जा सकता हूँ। वहाँ पे मेरी ब्रांडिंग भी हो जाएगी और मेरे धंधे में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर, अगर मेरे धंधे में आइडिया बढ़िया है, मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैं अपना इक्विटी शेयर दे करके वहाँ से पैसा उठा सकता हूँ। तो ये वहाँ पे पूछते हैं व्हाट इज़ योर आरओआई, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, द मेजर ऑफ हाउ वेल LIC इज मैनेजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट एंड जनरेटिंग रिटर्न्स। अब LIC खुद ऐसा पता है क्या करती है, आपको पता होगा, LIC प्रीमियम के तौर पर जो पैसा लेके आती है वो क्या सिद्धार्थ मोहंती सर अपने ऑफिस में थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं उसको वो पैसा आपसे मेरे कस्टमर्स के थ्रू आता है, LIC में आता है, बुक्स में रिकॉर्ड होता है, LIC की तिजोरी में नहीं जा रहा वो पैसा LIC के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जा रहा है सीधा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको मार्केट में डंप कर रही है, कहीं गवर्नमेंट को दे रही है, कहीं पुल बना रहा है गवर्नमेंट, वहाँ पैसा जा रहा है, IDBI बैंक को चाहिए वहाँ दे दिया, ठीक है, किसी को लोन चाहिए उधर से वहाँ दे दिया, और कई सारा पैसा PNG थ्रू आ रहा है, करोड़ों में पैसा आता है, वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारा पैसा तो LIC स्टॉक मार्केट में लगाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारी होल्डिंग है कि नहीं है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मतलब ये मेजर करता है कि हाउ LIC कैसे अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे रिटर्न्स जनरेट कर रही है। जब LIC उस पैसे से रिटर्न जनरेट करेगी तभी तो बोनस दे पाएगी, तभी तो हमारी यूलिप पॉलिसीज आउट परफॉर्म कर रही हैं। LIC की जितनी यूलिप पॉलिसीज हैं इस टाइम पे बढ़िया प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, क्योंकि LIC के पास एक सुलझा हुआ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है भैया। उनके पास बहुत ही लाइक माइंडेड, बहुत ही टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम है जिनको पैसा जनरेट करना आता है मार्केट से। तो वो अलग अलग तरीके से पैसा बना रहे हैं, पैसे पे पैसा बनाना मतलब उनको आता है, तभी तो LIC इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है आज के डेट में। मतलब ग्रो कर रही है इन द सेंस कहीं ना कहीं डिप भी कर रही है, लेकिन इन द सेंस अगर मैं पैसा बनाने के बारे में देखूं तो पूरी मार्केट जहां पे लॉस करती है वहां पर भी LIC पैसा बना के निकल जाती है। तो ये कैसे होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है LIC का। इन्वेस्टमेंट रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था मल्टीप्लाई बाय 100, तो सामने से ROI कंपनी का निकल गया। जैसे LIC ने 50,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, LIC का 56,000 करोड़ रुपए डूब गया। मान लो 50,000 करोड़ रुपए डाला था, 46,000 करोड़ रुपए डूब गया, ऑलमोस्ट पूरा ही निकल गया समझ लो। लेकिन LIC अर्न्स 4,000 करोड़ रुपीज इन रिटर्न्स फ्रॉम द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अडानी के शेयर्स निकल गए, ऊपर को उठ गए फिर से, तो LIC ने फिर से उसी में LIC टिक के रहा। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो LIC ने वहां से भी पैसा जनरेट किया, लॉस मेकिंग कंपनी से भी पहले LIC पैसा निकाल के लेके आ जाती है। तो ये काबिलियत होती है किसी इंश्योरेंस कंपनी की कि उसके पास जो अच्छे इन्वेस्टर हैं या अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या अच्छा सिस्टम है जहाँ पे लोग लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको मार्केट से पैसा बनाना आता है, तो वो अपना ROI निकाले लेंगे। तो यहाँ 8% का ROI निकल गया, 4,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये जो 8% आ गया, अगर कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो 8%, भाई मैंने 50,000 करोड़ रुपए लगाए, 4,000 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा अर्न कर ली, तो 54,000 करोड़ की वैल्यूएशन बना ली अपनी मैंने। एक तरीके से ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो इसको कस्टमर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, LIC इज मेकिंग गुड यूज ऑफ इट्स फंड। तो मेरे पास जो पैसा, फॉर एग्जांपल आप कमीशन अर्न कर रहे हो, आपने क्या किया, कमीशन अर्न किया, मान लो आपने 1 लाख रुपए कमीशन कमाया, 1 लाख रुपए में से आपने क्या किया, 50,000 रुपये खर्चा किया फैमिली पे, 50,000 रुपये का आपने क्या किया, 5 कंपनियों को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए। ध्यान से समझो आप, आपका ROI कैसे इंप्रूव हो सकता है। आपने क्या किया, किसी सो कॉल फ्रॉड स्कैमर ट्रेनर को देने से अच्छा आप क्या करो, वो 50,000 रुपये 5 कंपनियों को दे दो, उनको बोलो भाई मेरे को आपकी कंपनी में वर्कशॉप करनी है, आप ये 10,000 पकड़ो, वो भी खुश, आप भी खुश, आपकी भी आवभगत हो गई है, आपको भी चेयर मिल गई वहाँ पे, आपका ईमेल सर्कुलेट हो जाएगा एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, आपको एक वर्कशॉप मिल जाएगी। आपने 80 बंदों को, 100 बंदों को, 150 बंदों को एक्सप्लेन किया, बढ़िया अपना PPT बना के, मस्त टाई वाई ब्लेजर दाढ़ी मूछ बढ़िया सेट करके गए आप, 2-4 स्टाफ लेके गए अपना, आपने बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, 80 लोगों में से 20 लोगों ने पॉलिसी ले ली आपकी, खर्चा किया था आपने 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपको इनकम जनरेट हो गया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए का मान लो 28%, खाली चलो 25% पे देखता हूँ, तो 1.5 लाख रुपए कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है ना, 1,50,000 रुपये। भाई आपने 1,50,000 रुपये का अर्निंग जनरेट किया, तो अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था कितना, 10,000 रुपये, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये, और आपको यहाँ पे आपने अर्न किया 1,50,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100 करो कैलकुलेट करके, तो जो भी अमाउंट परसेंटेज में आ रहा है दैट इज योर क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
आपने ये इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा दिमाग होना चाहिए कि हम अपने पैसे से पैसा बना पा रहे हैं क्या। एजेंटों ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया हुआ है ट्रेनिंग में, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, आई एम वन ऑफ देम, बट उस हिसाब से वो रिजल्ट्स नहीं है, कोर्सेज में वो वैल्यू नहीं है इंडिया में। ये क्यों नहीं है मैं नहीं जानता, खाली कह देने भर से, तालियां बजवा देने भर से, है ना, फालतू का ड्रामाबाजी करने से नहीं होता। ये अगर इतना ही बढ़िया ट्रेनिंग दिया होता 35 सालों से इन ट्रेनरों ने, तो यहाँ पे एजेंट को इतनी नॉलेज गैप नहीं होता सर आज की डेट में। अब ये लोग कह सकते हैं जी मैं तो इसको नहीं जानता, ये तो हमारा एजेंट नहीं है ना, तो ये कहने भर से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इस देश का हर एडवाइज़र ऑलमोस्ट MDRT तक तो होता, अगर इतना बड़ा बड़ा क्लेम कोई ट्रेनर आपसे कर रहा है तो। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर आ जाए मैदान में, फ्री में ट्रेनिंग दें, सभी लोगों को उठाएं, उनका स्तर उठाएं। तो हम तो ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें कुछ नहीं भी कर पाए, कम से कम ये संतोष हमें रहेगा कि चलो यार हमने कुछ ऐसा किया जहाँ पे हमने एजेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जहाँ पे उसकी नॉलेज थोड़ा सा बढ़ी, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी ये बहुत तरीके अपनाती है अपने रिजल्ट्स बेटर करने के लिए। अब नेक्स्ट कोर्स होगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे बेटर होंगे, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, आप किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे ताकि एज अ एडवाइज़र आपका धंधा भी बढ़िया चमके, ताकि आप भी पैसा बनाओ। और आप भी जब आप इन एजेंट टू CEO वाले कोर्स में आओ तो मैं आपसे पूछूंगा, ब्रो टेल मी व्हाट इज़ योर रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इक्विटी दैट यू होल्ड इन योर LIC एजेंसी, हु आर योर इन्वेस्टर्स। तो हम एक स्टार्टअप वाली जर्नी में आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। हम मैनिपुलेट नहीं करने वाले हैं आपको, डोंट वरी। हम आपको इतना बढ़िया बिजनेस एथिक्स के तरीके से आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, आपको लगेगा यार आज तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं था भाई, हमको तो लगता था हम LIC एजेंट हैं, हमको तो लगता था हम खाली इंश्योरेंस एजेंट हैं। सर आप एक कंपनी के CEO बनोगे हमारे साथ रहोगे तो, और आपकी कंपनी हम बनाएंगे। आप एक NGO चलाओगे, लोग आपको वाह वाह करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, आपको दुआएं देंगे। पैसे का सही यूज़ करना, पैसा कमाना, इट्स वेरी इजी, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट मनी इन अ गुड नोट, दैट इज द गेम, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन जो अपने आप को एक एडवाइज़र बोल रहा है। आर यू रियली अ गुड एडवाइज़र और नॉट, ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज़, आपके एथिक्स, आपके मॉरल वैल्यूज़, आपके कमिटमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। अच्छा, सर्विस लिस्ट और ई-बुक जितने लोगों ने नहीं ली है प्लीज़ आप ले लीजिए, क्योंकि हम उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, या अगर हमने वो ऐप पे डाली तो हम उसके रेट बढ़ाने पड़ेंगे हमारे को, क्योंकि हमें अपनी जो टीम है, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसका भी पैसा पे करना पड़ेगा। फिर अभी वो हमारे हाथ में है तो उसको मैंने काफ़ी अफोर्डेबल बनाया हुआ है, बट अगर मैं उसको ऐप पे लेके जाऊंगा तो उसके रेट हमारे को बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपको अभी तक ई-बुक आपने परचेज नहीं किया है, 499 वाला 25 LIC कॉम्बो वाला वो, और वो सर्विस लिस्ट 99 वाला, वो आप ले लो, हम आपके लिए देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आनंदा सेशन भी बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे आनंदा से कैसे पॉलिसी कर सकते हो। आनंदा में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उस दिन, तो पूरा आनंदा ही मतलब क्रैश ही हो गया था समझ लो 20 तारीख को। तो आनंदा के ऊपर भी हम सेशन लेके आ रहे हैं, पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारी कमिटमेंट 8 जून 2025 तक की है माय डियर फ्रेंड्स, आप हमें टाइम दो, जैसे जैसे टाइम आएगा हम अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप भी थोड़ा स्पीड में चलने के लिए रेडी रहना, हम ये सारी चीज़ें कैसे भरना है सब सिखाएंगे, ठीक है। इस पे हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं, बहुत कुछ है मेरे पास में जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें हम देंगे। आप बने रहिए, देखिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए और दबा के पैसा छापो, ठीक है। खाली देख के भागवत कथा नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये भी कपिल शर्मा शो हो जाएगा मेरा फिर, है ना। चले ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।